हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बैरस एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो पहले तो आपको क्या करेंगे कि इसका कंटेंट पढ़ाएंगे कि मतलब जो भी इसमें कंटेंट है उसके बाद इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि दो रिएक्शंस, ठीक है, इनमें क्या होगा कि केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं फिजिकल चेंजेस और दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस है। एक होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस एंड दूसरे क्या होते हैं केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस है कि फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि केवल स्टेट चेंज होती है, कि सब्सटेंस की स्टेट चेंज होगी, बॉन्डिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, बॉन्ड्स जो प्रीवियस बॉन्ड थे वही बॉन्ड्स रहेंगे, ओनली स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विल बी चेंज। जस्ट लाइक कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, अगर हम इसको क्या करेंगे हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या हो जाएगा, वाटर इसमें चेंज हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट में चेंज हो गया, गैसीय स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वाटर के बीच में बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग चेंज नहीं हुई। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि सब्सटेंस के बीच की बॉन्डिंग चेंज हो जाती है और क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस में क्या होगा कि एक एंटायरली न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी देन प्रीवियस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ केमिकल चेंज क्या है। तो केमिकल चेंज जो होता है, ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जो न्यू सब्सटेंस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, मतलब जो हमारी रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। और इस केमिकल चेंज की वजह से ही क्या होता है, हमारे पास क्या मिलती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली द केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्चुअली में क्या है, एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है कि द प्रीवियस सब्सटेंसेस आर रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ये प्रीवियस सब्सटेंसेस जो भी होंगे, जैसे ए प्लस बी हमारे पास क्या है, ये प्रीवियस सब्सटेंसेस हैं, ये आपस में रिएक्ट होके न्यू सब्सटेंस सी का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो न्यू सब्सटेंस सी बनेगा इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी एंटायरली डिफरेंट होंगी देन ए एंड बी से। तो ये हमारी होगी केमिकल रिएक्शन। और जो इनिशियल सब्सटेंस होंगे इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और जो न्यू सब्सटेंस बनाए विद न्यू प्रॉपर्टीज इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज के बारे में हो गया। इस लाइक जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो भी हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, कि रिवर्स हो सकते हैं। जो भी हमारे फिजिकल चेंजेस क्या होंगे कि रिवर्सिबल होंगे, जो क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारा फिजिकल चेंज में जो भी सबस्टेंस इन्वॉल्व होंगे तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वापस से उसी सबस्टेंस में दोबारा से चेंज कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक बार क्या होगा कि सबस्टेंस फॉर्म होगा तो न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, और जब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो न्यू सबस्टेंस बनेगा, और जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ठीक है,
इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें कि सिग्नेचर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि ऑब्जर्वेबल सिग्नेचर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि पहचान क्या होती है केमिकल रिएक्शन की। जैसे लेबोरेटरी में कोई भी रिएक्शन जब हम कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि चेंज इन कलर, कि कलर चेंज हो जाएगा। जैसे इनिशियली हमने कोई भी सब्सटेंस लिए, रिएक्टेंट लिए और रिएक्टेंट को आपस में मिक्स किया, तो मिक्स होने के बाद क्या होगा कि न्यू कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब न्यू कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या हुआ है, चेंज इन कलर हो गया। तो चेंज इन कलर भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, एक प्रॉपर्टी है जिससे हमको पता लगेगा केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। एंड द सेकंड इज इवोल्यूशन ऑफ द गैस, कि गैस का इवॉल्व होना। क्या होगी कि रिएक्शन के दौरान अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो ये भी एक पहचान होती है कि केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बेसिस पे हमारे दो रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो टेम्परेचर के बेसिस पर भी हमारे टू टाइप्स के रिएक्शन है। ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पर हीट रिलीज या एनर्जी रिलीज के बेसिस पर। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी किसी रिएक्शन में क्या होगी, हीट ऑब्जर्व होगी और किसी किसी रिएक्शन में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है कि चेंज इन कलर, के कलर में चेंज। ठीक है, तो कलर चेंज के बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। अपने एग्जाम कॉपी में आप कोई सा भी रिएक्शन लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर यही रिएक्शन लिखा है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट ब्लू टू ग्रीन कलर, यही रिएक्शन लिखेंगे, और भी रिएक्शंस को लिख सकते हैं। तो पहला रिएक्शन हमारा कौन सा है इसमें कलर चेंज में, कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो जैसे हमने क्या लिया कि आयरन का कोई भी नेल ले लिया या आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया और इसको क्या कर दिया, डिप कर दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब डिप करेंगे, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमारा कैसा होता है, ये स्काई ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट लिया जस्ट लाइक आयरन नेल, और हमने इसको किस में डिप कर दिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दिया, जो कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है। अब ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कुछ टाइम के बाद ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लू टू कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। कैसे कि ये जो आयरन है इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और बना लेगा आयरन सल्फेट। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आयरन सल्फेट का। और कॉपर जब डिस्प्लेस हो जाएगा तो कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ग्रीन कलर किसका होता है, आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ये हमारी क्या आ गई, कलर चेंज की रिएक्शन हो गई कि इनिशियली हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर हमने आयरन की नेल को पुट किया और आयरन की नेल किस में मतलब सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। और ग्रीन में कन्वर्ट होने की वजह क्या थी कि आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन। ठीक है, और भी रिएक्शंस ले लेते हैं इसमें। ठीक है, कलर चेंज में कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं, और भी रिएक्शन कलर चेंज में। जैसे एक रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। तो डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड देखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है। और हमने क्या किया, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। लाइट एनर्जी जब ये ऑब्जर्व करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में। और क्या निकल जाएगा, क्लोरीन गैस यहाँ पर बाहर निकलेगी। तो ये जो सिल्वर है ये किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होता है, ठीक है, ये ग्रे कलर का होगा। तो इनिशियली हमारे पास सिल्वर क्लोराइड था वाइट कलर का,
रिएक्शन होने के बाद कैसा कलर बन गया सिल्वर का, मतलब किस कलर में कन्वर्ट हो गया, ग्रे कलर का सिल्वर बन गया, तो ये भी कलर चेंज में आ गई रिएक्शन। और भी जैसे रिएक्शंस आगे आती जाएंगी तो उनको भी कलर चेंज की रिएक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगली हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये है अगला जो मतलब सिग्नेचर है केमिकल रिएक्शन का, वो है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कि गैस का इवॉल्व होना, कि गैस इवॉल्व होना। जैसे यहाँ पर रिएक्शन लिखी है कि जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक हमने ली और प्लस डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जिंक को हमने क्या किया, डिप किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, मतलब हमने कौन सा मेटल लिया है, जिंक मेटल लिया है। जिंक जो होता है वो ग्रेन्स की फॉर्म में होता है, इस तरीके से ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे इसके, और इनको किस में डिप कर दिया, डाइल्यूट H2SO4 में डिप कर दिया। इसके बाद क्या होगा कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये जिंक जो है वो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्मेशन कर देगा जिंक सल्फेट का, और प्लस यहाँ पर निकलेगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो जैसे क्या है कि हमने रिएक्शन कौन सी ली थी, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। जिंक क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हमको पता कैसे लगेगा कि जो गैस यहाँ से निकल रही है, जो गैस यहाँ से निकल रही है वो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस ही है, कोई और सी गैस नहीं है। क्योंकि लैब में जब एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा ये वाला, इस तरीके से मान लो कि लेबोरेटरी में हम इस तरीके से इसको कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पुट किया है, डाइल्यूट H2SO4 पुट किया है, और इसमें क्या डाल दिया, इसमें जिंक के ग्रेन्स डाल दिए। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से गैस निकलने लगी, गैस निकलने लगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली जो गैस इवॉल्व इज द हाइड्रोजन, कि कोई पता तो नहीं है कि मतलब ये तो फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो ये फ्यूम्स निकल रहे हैं ये किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं, किसी और गैस के हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी तो फ्यूम्स हो सकते हैं, या फिर मतलब क्लोरीन गैस भी तो हो सकती है यहाँ पर, तो कैसे पता करेंगे। देखो, जहाँ से हमारे ये गैस के फ्यूम्स निकल रही हैं वहाँ पर हम क्या लेके जाएंगे, बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे, इस तरीके से कि जहाँ से फ्यूम्स निकल रहे हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे इस तरीके से। तो होगा क्या कि जब बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे ऑन द माउथ ऑफ अ बीकर या ऑन द माउथ ऑफ अ फ्लास्क, तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है वो भी बर्न करना स्टार्ट हो जाएगी। और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कौन से साउंड से बर्न होती है, जब बर्न होती है कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। एक बार और बताते हैं कि यहाँ से क्या है कि जो भी गैस की फ्यूम्स निकल रही हैं उन फ्यूम्स को क्या करेंगे, बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल से बर्न करेंगे। और जब ये गैस बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल से बर्न होगी तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। और हाइड्रोजन गैस ही ऐसी गैस है जो बर्न होने पे पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, तो हमको पता लग जाएगा जब गैस इज एक्चुअली हाइड्रोजन गैस। जो गैस है हमारे पास वो एक्चुअली कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द गैस में और भी रिएक्शंस लिख सकते हैं, जस्ट लाइक के और भी रिएक्शंस अगर इवोल्यूशन ऑफ द गैस में लिखनी है या लिबरेशन ऑफ द गैस में लिखनी है तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये भी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लिबरेशन या एवोल्यूशन। ये भी क्या इंडिकेट करता है, ये रिएक्शन जो है वो गैस को निकाल रही है। अगला, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो, चेंज इन टेम्परेचर कोई रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि रिएक्शन ऑफ द क्विकलाइम विद वाटर, या क्विकलाइम को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है कि रिएक्शन ऑफ अ क्विकलाइम विद वाटर, कि क्विकलाइम के साथ रिएक्शन हो रही है।
क्विकलाइम विद वाटर। ये क्या है हमारे पास, टेम्परेचर इवॉल्व की रिएक्शन है कि चेंज इन टेम्परेचर की, मतलब यहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज होगी। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड की, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा क्या है, ये हमारा क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्विकलाइम है। इसकी रिएक्शन बताओ किसके साथ हो रही है, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन में यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड स्लेक्ड लाइम बोला जाता है इसको, हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं इसको। ठीक है। और साथ में क्या होगा, साथ में यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, साथ में क्या होगा, यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी। तो देखो ऐसे रिएक्शंस, इसमें क्या हो रहा है कि हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो जब हीट इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हीट इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्या मतलब, पहले क्या था कि हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इस मतलब इस कैल्शियम ऑक्साइड को किस में मिक्स कर दिया, वाटर मिक्स किया। और वाटर मिक्स होने के बाद एक प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइम। और साथ में क्या हो रहा है कि हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। और जब हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हीट इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि रिलीज हो रही है ना, जैसे कि मतलब कि यहाँ पर हमारी रिएक्शन चल रही है कि वाटर में इस कैल्शियम ऑक्साइड को हमने मिक्स कर रखा है। ठीक है। और जब इसको मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद क्या हुआ कि प्रोडक्ट बना। और साथ में हम क्या करते हैं, जो ये कंटेनर है इसको नीचे नीचे से जब टच करेंगे इस तरीके से, तो कंटेनर जो होगा वो हॉट हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हीट इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब हीट इंक्रीज हो रही है। तो जब अब हीट जब इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज तो ही हो रहा है कि पहले हीट रिलीज नहीं हो रही थी तो टेम्परेचर कम था, अब हीट रिलीज होने लगी, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है। तो ये देखो, ये हीट क्या हो रही है, यहाँ पर रिलीज हो रही है। ठीक है। और हीट रिलीज के बेसिस पे भी हमारे टू टाइप्स के रिएक्शन है। तो हीट रिलीज के बेसिस पे भी हमारे कितने टाइप के रिएक्शन है, टू टाइप्स के रिएक्शन है। ठीक है, हीट रिलीज के बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिलीज, हीट रिलीज के बेसिस पर टू टाइप्स के रिएक्शन है। ठीक है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ हीट होगा, हीट रिलीज नहीं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। तो हीट के बेसिस पे भी हमारे टू टाइप्स के रिएक्शन है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिसमें क्या होता है कि हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि हीट या एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी रिएक्शन के दौरान। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होंगे कि एनर्जी और हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि रिएक्शन के दौरान हीट या एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो अपना लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट ये, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो कि चेंज इन टेम्परेचर में क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो हीट जब रिलीज हुई तो हीट बढ़ गई, और हीट बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर पूरा दिखा दिया गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर की रिएक्शन हो गई। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। और दूसरे रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिक्वायर्ड होती है। अगला हमारा करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ऑब्जर्वेबल सिग्नेचर जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट जो होता है वो होता है
ये होता है सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ये होता है सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, कि ऐसा सब्सटेंस जिसका स्टेट जो है वो कैसा है, सॉलिड है, और दूसरा क्या होता है कि ये रिएक्शन में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, सेटल डाउन एट द बॉटम, और बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है। मतलब क्या होता है कि एक तो कैसा होगा, सॉलिड होगा ये, और दूसरा क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, कि मतलब इट डज नॉट मतलब डिजोल्व इनटू द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन में क्या होता है, ये डिजोल्व नहीं होता है, कैसा रहता है, इनसॉल्युबल रहता है, और सेटल डाउन हो जाए होता है एट द बॉटम। ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन देख लेते हैं, इससे पता लग जाएगा आपको कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन किससे हो रही है, पोटेशियम आयोडाइड से हो रही है। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3, और पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki होता है। जब इन दोनों की रिएक्शन कर रहा हूं मैं, तो इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, PbI2 होगा, PbI2। और ये जो PbI2 होता है, ये जो PbI2 होता है, ये कैसा होता है, सॉलिड नेचर का होता है। और ये जो PbI2 जो आपका है, यही क्या है, PbI2 के अलावा एक और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, उसका नाम क्या होगा, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन जो ये PbI2 बना है, लेड आयोडाइड, इसको बोलूँगा मैं लेड आयोडाइड। ये जो लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ये लेड आयोडाइड कैसा है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, मतलब येलो PPT है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये लेड आयोडाइड जो है वो क्या है, येलो PPT है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन हुई है, कि रिएक्शन किस तरीके से हुई है, कि यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर हमने इस लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया है। यहाँ पर मिक्स करने के बाद क्या हुआ कि लेड आयोडाइड और KNO3 का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो येलो कलर का नजर आ रहा है, येलो कलर का यहाँ पर ये पोर्शन पूरा, ये क्या है, ये लेड आयोडाइड है। और ये क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, कि ऐसा सब्सटेंस जिसका फिजिकल नेचर सॉलिड होता है, और जो डिजोल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, और सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम, इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा, कि इस तरीके से, कि जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, तो ये जैसे मेरे पास कोई भी एक्वा सोल्यूशन है, तो इस एक्वा सोल्यूशन में क्या होगा कि प्रेसिपिटेट इसमें डिजोल्व नहीं होगा, ये इस तरीके से नीचे सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा PPT, प्रेसिपिटेट। ठीक है, जैसे हम चौक को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो चौक जो होता है वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है चौक। तो वाइट कलर का पूरा चौक का पोर्शन नीचे दिखाई देता है। ठीक है, वाटर में कभी डिजोल्व नहीं होगा, वाटर ऊपर आ जाएगा, और चौक के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, इस तरीके से। तो वाइट कलर का चौक ऐसे दिखाई देता है। इसी तरीके से प्रेसिपिटेट का हाल भी है। ये प्रेसिपिटेट क्या होगा, सोल्यूशन में डिजोल्व नहीं होगा, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम, और इसका फॉर्म कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये PbI2 का है, ये PbI2 है जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो PbI2 भी क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो ये तो हमारे क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, ये मतलब फीचर्स हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन के। अब क्या है कि बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग, के बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले थोड़े पॉइंट जान लेते हैं, कि एक रूल हमारा क्या है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है कि जो मैटर होता है या फिर मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
तो जितना हमारा इनिशियल मास होगा उतना ही फाइनल मास होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, फर्स्ट लॉ है केमिकल कम्बिनेशन का। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं कि कोई रिएक्शन है कि H2 प्लस O2 क्या बना रही है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो रहा है, ये रिएक्शन है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है या अनबैलेंस रिएक्शन है, कि मतलब रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस है या अनबैलेंस है। अभी देखो कि यहाँ पर दे रखे हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है। और ये क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो टोटल रिएक्टेंट बताओ कितने हुए, रिएक्टेंट के एटम टोटल कितने हुए, 4 हुए। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है H2O, तो मतलब ये दोनों देखो क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन है, तो 2 दे रखे हैं हाइड्रोजन यहाँ पर, और ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, 1 दे रखे हैं, तो टोटल बताओ कितने हो गए, यहाँ पर 3 एटम हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली हमारे पास 4 एटम थे, और फाइनल प्रोडक्ट में जो एटम्स आए वो कितने आए, 3 आए। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, ये रिएक्शन कैसी हो गई, अनबैलेंस रिएक्शन हो गई, अनबैलेंस रिएक्शन हो गई। और जो भी हमारी अनबैलेंस रिएक्शन होती है, ठीक है, तो अनबैलेंस रिएक्शन में इनिशियल नंबर ऑफ द एटम इज नॉट इक्वल टू द फाइनल नंबर ऑफ द एटम। और अनबैलेंस रिएक्शन जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो नहीं करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो टोटल मास है इज नॉट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर अब बैलेंस रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं कि बैलेंस रिएक्शन क्या होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगी, फॉलो करेगी। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ठीक है। सेकंड किसको फॉलो करेगी, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो फॉलो करेगी, तो मास ऑफ रिएक्टेंट, के जो रिएक्टेंट का मास होगा वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा रिएक्टेंट का मास। थर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स किसमें, रिएक्टेंट में, कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होंगे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स। तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर हम रिएक्शन की बैलेंसिंग देखते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो कैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, देखो कि हमारे पास क्या है, आयरन है और क्या है, वाटर है, और प्रोडक्ट क्या बना है कि आयरन ऑक्साइड, और क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, एक आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड देखते हैं 1 आयरन, और हाइड्रोजन साइड 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। और प्रोडक्ट साइड देखते हैं कि मतलब हमारे प्रोडक्ट साइड कितने हैं, कि प्रोडक्ट साइड जो हमारे आयरन है वो 3 हैं, और हाइड्रोजन 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। तो कैसे इसको बैलेंस करें रिएक्शन को, ठीक है, तो रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करें इसको, ठीक है, किस तरीके से हम रिएक्शन को इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो देखो बैलेंस रिएक्शन की बात मैंने बोली क्या होती है, कि बैलेंस रिएक्शन क्या होता है, कि बैलेंस इक्वेशन या बैलेंस रिएक्शन जो होती है कि एटम्स एट LHS इक्वल टू एटम्स एट RHS, के लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स कहाँ होने चाहिए, राइट हैंड साइड में होने चाहिए, तब रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर आयरन 1 रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कितने 3, हाइड्रोजन 2 रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कितने 2। तो यहाँ पर क्या है, दोनों बैलेंस है, कोई बात नहीं, तो एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, यहाँ पर क्या है, सही है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ठीक है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 1 और यहाँ पर कितने हैं 4, तो यहाँ पर बैलेंसिंग की जरूरत है। तो सबसे पहले नीचे से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ऑक्सीजन से, सबसे पहले ऑक्सीजन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि पहले क्या करना है, काउंट द आइटम्स, कि आइटम्स को काउंट करना है। तो आइटम्स हमने काउंट कर लिए, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई कॉफिशेंट, किसी भी कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स को बराबर लाने के लिए। तो इस नंबर को इस नंबर के बराबर अगर मुझको करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर एक सिंपलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों नंबर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी 4 और ये भी 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कौन सा कोफिशिएंट यूज किया, ये 4 यूज किया, कहाँ पर, रिएक्टेंट साइड 4 यूज किया, रिएक्टेंट साइड 4 यूज किया ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो रिएक्टेंट का ऑक्सीजन कहाँ पर है, रिएक्टेंट का ऑक्सीजन हमारे पास, एक मिनट में रिएक्शन देख देता हूँ यहाँ पर, Fe प्लस H2O क्या बना रहा है, Fe2O Fe3, Fe3 Fe3O4 O4 और H2 ये बनना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर मल्टीप्लाई किया है रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये है रिएक्टेंट का ऑक्सीजन, किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। तो 4 क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे फ्रंट पर, 4 क्या कर देंगे, सामने लगा देंगे, यहाँ पर फ्रंट पर 4 लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से फ्रंट पर 4 लगाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमको कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ पर लगाना है, कि एटम या मॉलिक्यूल के सामने लगाना है, फ्रंट पर लगाना है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होगा, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन तो यहीं पर हो गए, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 2 हाइड्रोजन जो पहले थे वो कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो ऑक्सीजन को तो हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन वापस से क्या हो गया कि हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, तो इनको बैलेंस करो। अब क्या करो, इस हाइड्रोजन के आगे 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कोफिशिएंट यूज हुआ, 4 यूज हुआ, 4 यूज हुआ कहाँ पर, प्रोडक्ट के हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन प्रोडक्ट 4, तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट, हाइड्रोजन ये है, प्रोडक्ट का है, और यहाँ पर 4 लगा दिया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या रहेगा बैलेंस करने को, आयरन, तो यहाँ पर क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए, 3 आ गए। तो 3 हमारे पास आयरन प्रोडक्ट में और 3 ही रिएक्टेंट में, किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट के आयरन पे, तो रिएक्टेंट का आयरन ये है, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, क्या करें, बंद कर दें क्या, कल कराएं हम, नहीं ठीक है।